हेलो एवरीवन। मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग बॉटनी का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो यूनिट है हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा अलग अलग नाम करके दिया हुआ है यूनिट का जो टाइटल है, लेकिन इसके पीछे एक अंदर का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, जितने भी टर्म्स होंगे, है ना, जितने भी टर्मोलॉजी होंगे, वो सारे के सारे आपके सिलेबस से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो अपने सिलेबस को थोड़ा चेक कर लीजिएगा और उसमें किसी में लिविंग वर्ल्ड के नाम से दिया हुआ है, किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपके टेक्सोनॉमिकल हायरार्की करके दिया हुआ है। तो इसमें हमको मेनली टेक्सोनॉमिकली हायरार्की के बारे में पढ़ने होंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने होंगे, फिर कीज के बारे में पढ़ने होंगे, बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ने होंगे। इन सभी चीजों को इस क्लास में हमको, इस यूनिट में हमको डिस्कस करना होगा। लेकिन उससे पहले टेक्सोनॉमी, हायरार्की और क्या कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन की, बॉटनिकल गार्डन पढ़ने से पहले उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको जानना पड़ेगा। और ये जो जो छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एक तरह से। ठीक है, एक तरह से क्या है सर, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको याद आ रहा होगा कि जब आप क्लास 12th में, जब आप सॉरी 11th में थे, तो वहां पे आपको एक पहला लेसन देके रखा हुआ था। अभी पुराने वाले जो एनसीईआरटी था, अब नया एनसीईआरटी में वो हट चुका है। तो लिविंग वर्ल्ड करके एक आपका पहला लेसन वही दिया हुआ था। ठीक है, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स क्लासिफिकेशंस, है ना, फिर ये जो साइंटिफिक नेम है जूलॉजिकली या फिर बॉटनिकली, उसको कैसे हम इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए, वो सारा चीज वहां पे दिया हुआ था। लेकिन अब की जो नई एनसीईआरटी आ रही है उसकी वहां से वो रिमूव करा दिया गया आई थिंक। ठीक है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इसको वहां से रिमूव करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया गया। तो लेकिन वहां पे, यहाँ पे आपका अलग अलग यूनिट का टाइटल देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आप दिक्कत मतलब मत वो कीजिएगा कि सर यहाँ पे हमारा लिविंग वर्ल्ड नहीं है, टैक्सोनॉमी करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हम पहले ही आपको बता दें। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट को पूरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि 11th में हमको स्किप हो चुका था, उसको भी लेते हुए हम लोग कंप्लीट बॉटनिकल गार्डन, क्लासिफिकेशन, हायरार्की, ये सारा चीज हम लोग कंप्लीट इस यूनिट में करने वाले होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग पेन, पेपर और फोकस लेकर बैठ जाइए, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पर है। और यहाँ पे जो पॉइंट, जो कॉन्सेप्ट, जो इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नोट कराएंगे, मार्क लगाएंगे, वो सारे चीज अपने शॉर्ट नोट करके अपने कॉपी में उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, और जब ये पीडीएफ आपको बैच में मिल जाएगी तो फिर आप वहां से क्या करोगे, इसको फिर आप वहां से इसको अपने कॉपी में उसको नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, जो कि बाइलिंगुअल फॉर्म में। चलो हम लोग यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि 11th में स्किप कर दिया गया था, उसको हम यहाँ पे भी इंक्लूड कर ले रहे हैं अपने इससे यूनिट वाले पे। सबसे पहले हम बात करते हैं सर, साइंस बायो होता क्या है ना। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है सर, बोलोगे सर ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि सर द ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी हम स्टडी करने को आते हैं तो उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा फर्दर स्टडी करने स्टार्ट कर देते हैं, तो ये जो बायोलॉजी होती है मेनली तीन तीन ग्रुप में डिवाइड हो जाती है ना। मतलब तीन ब्रांचेस में कह लो, या तीन कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती हैं, जिसमें एनिमल्स, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जाती है ना। हमारे अर्थ पे हमारे बायोस्फीयर की बात करें तो हमारे बायोस्फीयर में मेनली तीन फॉर्म में अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म उपस्थित होते हैं, जीव जंतु उपस्थित होते हैं। जो क्या होते हैं सर, पेड़ पौधे होते हैं जिसको हम पादप कहते हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि सर जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं। और एक तीसरा आता है कैटेगरी, उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इन कंप्लीटली तीनों की ग्रुप की अगर स्टडी करने को आते हैं, इसी को हम बायोलॉजी के नाम देते हैं। अब हम क्या करते हैं सर, जैसे हम आगे स्टडी करने जाते हैं तो कुछ लोग इंटरेस्ट हो जाता है, सर हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करेंगे, माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई और आपके जितने भी वायरसेस हैं उनके ऊपर स्टडी करेंगे, तो उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कह देते हैं, माइक्रोलॉजी उसको कहने लगते हैं। ठीक है, फिर कुछ लोग आप में से, हम में से बोलते हैं नहीं सर हम प्लांट के बारे में इंटरेस्ट आता है, हमको प्लांट पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, जिससे कि जिसको हम बॉटनी कहते हैं, है ना, जो कि आप लोग अभी पढ़ रहे हो, जिसको क्या कहते हैं हम लोग बॉटनी का नाम दे देते हैं। फिर आप लोग पढ़ोगे सर क्या, नहीं सर हम प्लांट तो ठीक है सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ठीक है, लेकिन हमको ज्यादा इंटरेस्ट और किस में आ रहा है सर, एनिमल्स में आ रहा है, एनिमल की स्टडी करने में आ रहे हैं, तो उसको हम जूलॉजी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारे बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि तीन कैटेगरी में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
और इसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग 3 ब्रांच बना देते हैं बायोलॉजी की, जिसको हम बॉटनी कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं और माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये पहला जो आपका जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक समझ चल रहा है, वो सारा चीज आपको यहाँ से ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम प्लांट की बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, इवन चलो हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट की ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो प्लांट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स होते हैं वो हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं, डेजर्ट वाले एरिया में भी पाए जाते हैं, है ना, कोल्ड वाले एरिया में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, एक्वेटिक सिस्टम में भी पाए जाते हैं, है ना, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हो जाते हैं जो मार्सी एरिया, दलदल वाले हिस्सों में भी ग्रो कर किए रहते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स का जो अलग अलग टाइप्स की जो ग्रो हो रही है अलग अलग एरियाज में, वो उनकी क्या हो जाती है, उनकी हैबिटाट हो जाती है। उनकी क्या कहते हैं हम लोग उसको, हैबिट कहते हैं, हैबिटाट कहते हैं, उसका निवास कहते हैं। तो आपको कोई भी प्लांट देखने को मिले, चाहे वो नीम का पौधा देखने को मिला या नीम का पेड़ देखने को मिला, है ना, या फिर गुलहड़ का फूल या पौधा देखने को मिला, है ना, इवन कोई भी आपको प्लांट्स देखने को मिले, तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर ये ग्रो कहाँ करता है, किस क्लाइमेट पे ये ग्रो करता है ना, क्या ये कोल्ड क्लाइमेट पे ग्रो करता है कि हॉट क्लाइमेट पे ग्रो करता है, इसका ग्रो होने का सीजन क्या है, स्प्रिंग सीजन है, विंटर सीजन है, रेनी सीजन है ना। तो इसके बेसिस पे उनको हम क्या बता सकते हैं, उनकी हैबिटाट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्लांट है, जैसे अब देखो अनाज की बात करते हैं, क्रॉप्स की बात करते हैं, तो अभी का जो मौसम चल रहा है ठंड और गर्म वाला मौसम, यानी कि अभी जो फसल लगी होंगी अपने आसपास में वो गेहूं की फसल लगी है ना। तो ये कब ग्रो किया है सर, ठंड वाले रीजन में, सीजन में, यानी कि जब विंटर सीजन चल रहा था उस कंडीशन के लिए वो अडाप्ट था ग्रो करने के लिए। वहीं पे हम राइस की बात करते हैं तो वो रेनी सीजन के लिए अडाप्ट रहता है ग्रो करने के लिए। तो हर प्लांट, हर क्रॉप्स का अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, या कह लो उनकी अलग अलग हैबिटाट्स होती हैं जिसपे वो क्या करते हैं, प्रीफरली ग्रो कर जाते हैं। अब वहीं पे हम बात कर लें सर क्या, लोटस की बात कर लेते हैं, है ना। तो कीचड़ में फिर वाटर में ग्रो कर जाते हैं, है ना। कई सारे और भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो कि पानी के अंदर भी ग्रो करते हैं, पानी के ऊपर भी ग्रो करते हैं, जिसको मर्ज्ड और सबमर्ज्ड के नाम दे देते हैं हम लोग। तो ये अलग अलग टाइप्स के हम प्लांट की स्टडी करने को जब आते हैं, उनकी निवास के बेसिस पे उनकी ग्रो कहाँ हो रही है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हैबिटेट का नाम दे देते हैं। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अपने एनिमल्स पे भी लागू होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, इस पर्टिकुलर एनिमल का क्या है, ये हैबिटाट है ना, उस पर्टिकुलर एनिमल का हैबिटाट है, चाहे वो बर्फ वाला एरिया हो, चाहे वो डेजर्ट वाला एरिया हो, चाहे वो ग्रासलैंड हो या फिर कोई फॉरेस्ट हो, इवन कोई क्या हो, वाटर बॉडीज हो। ठीक है, तो जिस तरह प्लांट का जितना कंडीशन प्रिफर कर रहा था, सेम टू सेम एनिमल्स भी वही सारे कंडीशन को प्रिफर करते हैं और ये सारे के सारे ग्रो अप करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको थोड़ा सा सिंपल था, इसमें ज्यादा कुछ उतना समझने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाँ, हम जो जो पॉइंट बताते चलेंगे। आज की क्लास आपकी एकदम बेसिक ही होने वाली है। ठीक है, आज की क्लास आपकी एकदम बेसिक ही होने वाली है। अब हम बात करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा। इवन हम बात करें जितने प्लांट होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, किसके बेसिस पे हम बोल देंगे सर ये क्या है, प्लांट है ना। और ये प्लांट कैसे हैं सर, जीवित कंडीशन है, जीवित है, जीवित प्राणी है। तो उनका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा, उनके कुछ ना कुछ गुण होंगे, है ना। अब जैसे हम बात करते हैं सर क्या, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, जो जीवित जो जंतु होते हैं, चाहे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी की बात करें, तो उनकी बॉडी में क्या होती है सर, ग्रोथ होती है, उनकी बॉडी में ग्रोथ होती है। अब क्या होती है सर, जैसे छोटा बच्चा है आपके परिवार में या फिर भैया का, दीदी का, है ना, किसी का ही बच्चा है, तो क्या देखेंगे क्या, वो पहले कितना छोटा था, धीरे धीरे दिन पे दिन चेंज होता, टाइम बीतती गई, उसकी हाइट भी क्या हो गई, बढ़ती गई। पहले आप 5 साल पहले कैसे थे और अभी कैसे हो गए। तो ये क्या हो रही है, हमारे बॉडी में ग्रोथ हो रही है। इवन कोई पौधा लगा दिए, तो जब हम, अब जैसे सपोज करो आम का सीजन आ रहा है, तो हम गुठली खा के फेंक देते हैं, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है सर, ग्रो होने लगता है। यानी क्या हो रहा है उसमें, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसकी बॉडी क्या हो रही है सर, ग्रोथ हो रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि वही पौधा क्या हो जाएगा, एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा और वो पेड़ से क्या होने लगे, हमको फल मिलने लगेंगे। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट, एनिमल और माइक्रो की बात करें, उनकी बॉडी में क्या होती है सर, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है उनकी बॉडी। दूसरी हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने
अपने प्रजाति को इंक्रीज करने के, अपने कुल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं सर, रिप्रोडक्शन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे आज हमारा जो बायोस्फीयर है, जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो अर्थ है, वो प्रिफरली क्या हो रहा है सर, चल रहा है, प्रोसीड हो रहा है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें ग्रोथ की प्रोसेस होंगी और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होंगी। तीसरा प्रोसेस होता है सर मेटाबॉलिज्म का। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, हम मेनली प्लांट्स को प्रीफर करके चल रहे हैं, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडीज में भी क्या होती है सर, मेटाबॉलिक एक्टिविटियां होती हैं। और ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटियां होती हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, उनकी बॉडी में जो भी फूड का फॉर्मेशन हुआ है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फूड का फॉर्मेशन हुआ है वो अपने बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे, है ना, उसको ट्रांसमिट कराएंगे, उससे एनर्जी का फॉर्मेशन कराएंगे, है ना, उनमें भी क्रेब्स साइकिल और फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 की प्रोसेसेस परफॉर्म होंगी। तो ये जो प्रोसेसेस हो रही हैं, जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको हम मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत उसको इंक्लूड कर देते हैं। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। 3 पॉइंट लिविंग ऑर्गेनिज्म या कह लें हम जितने भी प्लांट्स हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। चौथा आता है सर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जितने भी प्लांट्स होते हैं, याद करो जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे थे तो वहां पे हम एल्गी पढ़ रहे थे, फिर हम लोग ब्रायो पढ़े, फिर हम लोग टेइडो पढ़े, है ना, फिर जिम्नो पढ़ेंगे, फिर एंजियो पढ़ेंगे। तो ये चीज अपना कैरेक्टर था, अपना जो सीक्वेंस था, सॉरी, जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग क्या पढ़े हैं सर, एल्गी पढ़े हैं, ब्रायो पढ़े हैं, टेइडो पढ़े हैं, जिम्नो पढ़ लिए। फिर हम लोग इस सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर हम लोग एंजियो पढ़ रहे हैं। अब देखो हम लोग जैसे हम एल्गी से स्टार्ट किए थे, तो एल्गी की जो प्लांट बॉडी थी वो कैसी थी सर, यूनिसेलुलर भी होती थी और मल्टीसेलुलर भी होती थी। स्पेशली अगर बात करें, ऑलमोस्ट 80% जो एल्गी होते थे वो यूनिसेलुलर होते थे। बात को सहमत हो बात से? फिर हम लोग ब्रायो में आए तो वहां पे उनकी जो प्लांट बॉडी हुई, यूनिसेलुलर कम होने लगी और मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट होने लगी। फिर हम टेडो में आए तो वहां पे कंप्लीटली बॉडी आपकी मल्टीसेलुलर बनके तैयार हो गई। फिर वहीं पे बहुत सारे सेलुलर ऑर्गन्स भी, है ना, कई सारे सेल पार्ट्स भी, ऑर्गेनल्स भी आके वहां पे ऐड होना स्टार्ट किए, जिसमें से फर्स्ट वस्कुलर प्लांट के नाम से हम उसको जानना स्टार्ट किए थे। तो जैसे हम अपनी कैटेगरी को इंक्रीज करते जाते हैं तो वहां पे उनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होती है सर, चेंज होने लगती है। और ये जो चेंज होती है कम नहीं होती है, अधिक बढ़ने लगती है। जैसे हम वही बात किए सर, एल्गी है तो वो सबसे पहले क्या था, यूनिसेलुलर था, लेकिन जैसे हम ब्रायो के अंदर इंटर किए तो उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे ऑलमोस्ट मल्टीसेलुलर थे। लेकिन जैसे हम टेडो में इंटर कर गए तो सारे के सारे मेंबर्स मल्टीसेलुलर वाले हो गए, यानी कि इनकी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो रही है सर, चेंज हो रही है ना। तो अब बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होगी तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। दूसरा अब एग्जांपल हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से ये समझ सकते हैं कि देखो जो प्लांट है पहले क्या है सर, सीड था। जो प्लांट है सबसे पहले क्या था, सीड था। अब वो सीड धीरे धीरे ग्रो किया है, ग्रो करने के बाद वो एक प्लांट, एक छोटा सा नन्हा सा पौधा में कन्वर्ट हुआ और फिर वो एक लंबा सा बड़ा सा भरकम भारी ट्रीज में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इनकी में भी क्या हो रहा है, चेंजेस हमको देखने में मिल रहा है। यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इनकी पूरी बॉडी क्या हो रही है सर, चेंज होना स्टार्ट हो रही है। तो ये सारा कैरेक्टर किसका है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। अगला बात करें इसमें, चेतना, कॉन्शियस, ठीक है। तो एक लास्ट इसमें होता है सर सेंसिटिव पावर। सेंसिटिव पावर ये होता है सर कि हम आपको एग्जांपल मारे, आप भी तुरंत, है ना। तो क्या होता है सर, जितने भी लिविंग ऑर्गेन, अब ये से पेन है, अब इसको हम कितना भी, या तो हमको मारने आएगा नहीं, ठीक है। तो जितने भी जो सेंस पावर होते हैं, नर्वस सिस्टम की जो प्रोसेसेस होती हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स में देखने को मिलती है। स्पेशली हम कर लें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, ठीक है। अब बोलोगे सर प्लांट्स में कैसे, तो प्लांट्स में भी होते हैं सर। कैसे, अगर कोई प्लांट है, आपका रूम है, आपका घर है, उस घर में रूम के अंदर, सब रूम के अंदर, ठीक है, जैसे डोर है, डोर के पास क्या कर लो, या फिर विंडो है, विंडो के पास एक एक पौधा लगा दो। अब वो पौधा अब ऐसे नहीं कि बस इसी मिट्टी के गमले में लगा दो, ठीक है। अब वो किधर है सर, विंडो के पास है, जंगले के पास है। अब जिधर से धूप आएगी वो प्लांट उधर ही की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, या फिर आपके घर के आसपास में कहीं भी कोई पौधा होगा और उस पौधे में क्या होगी सर, थोड़ी सी बैंड देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिली सर, ये सपोज के लिए ये पॉट है, ऐसे कोई पौधा आपको देखने को मिले,
ऐसे कोई पौधा आपको देखने को मिला, ठीक है। तो ये तुम ध्यान देना कि ये जो जिधर ये बैंड हुआ होगा वो किस डायरेक्शन में बैंड हुआ होगा, वो सन जिधर धूप ज्यादा आ रहा होगा, जो धूप ज्यादा आ रहा होगा उस एरिया में ये क्या होगा सर, मूव करेगा, ना कि इस एरिया में मूव करे। इस एरिया से धूप कम आ रहा है तो इस एरिया में ये बैंड नहीं होगा, बशर्ते ये जिधर से सनलाइट आ रहा है उधर ये क्या होने लगेंगे सर, बैंड होने लगेंगे, यानी कि इसके अंदर भी सेंसिटिव पावर है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये देखें कि जो प्लांट्स होते हैं ग्रेविटी के बेसिस पे, जिधर ग्रेविटी होता है उसकी बेसिस पे ये क्या करते हैं, अपने आप को ग्रो कराते हैं। जैसे कि जितने भी क्लिम्बिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कद्दू के हो गए, है ना, वाटरमेलन के हो गए, या फिर पंपकिन के हो गए, ये सब जितने भी पौधे होते हैं वो देखो क्या रेंगते हुए चलते हैं। और कैसे रेंगते हुए चलते हैं, उनकी किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से वो चिपकते हैं, स्पेशली अर्थ की बात कर लेते हैं, या फिर कोई कोई लकड़ी की बात कर ले, है ना, उससे क्या करते हैं, उसके से पैरेलल, अर्थ के पैरेलल ये क्या करेंगे, ग्रोथ होते हुए चल जाएंगे। तो वो एक तरह का ये हुआ, ये जियोट्रॉपिक वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जियोट्रॉपिक वाले प्लांट्स होते हैं, यानी कि ये अर्थ की जो ग्रेविटीज होती हैं उनकी बेसिस पे, उनके अलोंग ये क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आपके प्लांट्स में भी देखते हैं। जैसे एक और है सर टच मी नॉट प्लांट, है ना, आप लोग नाम सुनोगे सर, छुई मुई का पौधा, उसका पत्ता ऐसा निकला हुआ है, आप जाओ उस पर एक बार टच करो, तुरंत पत्ता अपने आप को सिकुड़ लेगा। प्लांट क्या करेगा, अपने पत्ते को तुरंत सिकुड़ लेगा और फिर 5 मिनट 10 मिनट के बाद वो फिर फैल जाएगा। यानी कि वो प्लांट के पास इतना सेंस है कि ये हमको कोई प्रीडेटर्स आ रहा है हमको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो अपने बचाव के लिए, अब वहां से भागेगा तो नहीं, अपना पत्ते को क्या कर लेगा सर, सिकुड़ लेगा, है ना। तो वो टच मी नॉट प्लांट होते हैं, और उनमें भी क्या होते हैं, इसके बेसिस पे हम ये सारे जो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि प्लांट्स में भी क्या होता है, चेतना होते हैं, उनके में भी क्या होती है, सेंसिटिव पावर्स होती हैं, जिस तरह हम लोग में होती है। बात आई समझ में, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल बता दें। अब देखो ये प्लांट है, सपोज करो यही पौधा है, और ये पौधा क्या है सर, मिट्टी में लगा हुआ है, गमले में नहीं है, मिट्टी में। अब इनका जो, ये देखो ये तो इधर मूव कर दिया जिधर सनलाइट आ रहा था। अब इनका जो रूट होगा वो जरूरी थोड़ी ना किधर ही मूव करेगा, कि सीधा ही मूव करेगा, वो किधर भी मूव कर सकता है। अब ये किधर भी मूव करेगा, क्यों मूव करेगा सर, अब जिधर वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जिधर वाटर की स्टोरेज ज्यादा होगी सॉइल में, उस एरिया में रूट क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि रूट को क्या चाहिए, पानी की जरूरत है। अब पानी जिधर ज्यादा रहेगा उधर ही रूट क्या करेगा सर, मूव करेगा, ठीक है। तो यानी कि एक बात और क्लियर हो गया कि प्लांट रूट भी क्या है, उनके अंदर भी सेंसिटिव पावर है, वो वाटर लवर्स होते हैं, वाटर जिधर होगा वो उधर ही मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो प्लांट में क्या होते हैं सर, सेंसिटिव पावर्स होते हैं। यहाँ तक की बातें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसमें हम लोग ग्रोथ के बारे में देखना है कि जो ग्रोथ होता है वो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि किसी की हाइट बढ़ गई, किसी की हाइट बढ़ गई और फिर किसी की हाइट फिर छोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं, बढ़ रही है तो बढ़ते रहेगी। अब जैसे क्या आप बोलोगे सर, प्लांट है, प्लांट का हम ब्रांच तोड़ देते हैं, फिर छोटा हो जाता है, फिर बढ़ने लगता है, वो आप उसको वहां से उसको ब्रेक कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, इंजरी पहुंचा रहे हो, तब वो क्या हो रहा है, फिर शॉर्ट होकर फिर इंक्रीज करने लग रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ क्या होता है, हमेशा रैपिडली इंक्रीज होता रहता है। और स्पेशली हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट जब तक वो मतलब उसकी लाइफ रहती है तब तक उसमें क्या होता है सर, सेल की डिवीजन तो होती है, और सेल की डिवीजन होने के साथ साथ उनमें सेल की इलोंगेशन भी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं पे एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में सेल की डिवीजन तो होती है, लेकिन सेल की जो इलोंगेशन होती है वो सर्टेन एज पे जाके स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है सर, हम लोग का जो हाइट होता है, बोलते हैं ना कि अब 18 साल हो गया, 17 साल हो गया, अब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट रुक गई, है ना, अब जितना भी हाइट हो गया उतनी ही हाइट रुक गई। लेकिन वही प्लांट की बात करें, वो जब तक प्लांट जिंदा है तब तक वो उसकी हाइट क्या होती है सर, इंक्रीज होते रहती है। तो ये डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ में, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ में, कि जो सर जो एनिमल्स की जो सेल होती है वो सर्टेन स्टेज पे चल के वो क्या, तो डिवीजन तो होती है, लाइफ टाइम तक डिवीजन होती है, लेकिन उनकी जो सेल की इलोंगेशन होने वाली होती है वो प्रोसेस, वो स्टेप स्टॉप हो जाती है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। तो वो सारा कैरेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, जो ग्रोथ होता है एक तरह का एनाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में
आपको किसी भी टाइप का एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन वहीं पर कैटाबॉलिज्म की बात करें तो एक तरह केमिकल रिएक्शंस होता है और यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ये आपको अक्सर आपको क्लास में बताए हुए हैं हम कई दफा। अब देखिए, प्लांट्स ग्रो कॉन्टिन्यूसली एंड दिस द ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन। देखो यहाँ पे आ गया कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें कॉन्टिन्यूसली सेल की ग्रोथ होते रहती है। अब ये किसके पीछे रीजन क्या है सर? सेल का डिवीजन होना। अब सेल की डिवीजन हो रहा है तो लेकिन यहाँ पे सेल की इलोंगेशन भी साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए सेल जो प्लांट की जो सेल है वो सर्टेन लाइफ तक क्या होते हैं सर? ग्रोथ होते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इट आल्सो ऑब्जर्व द सर्टेन प्लांट्स पार्ट्स ओनली। ठीक है, अब द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, अब प्लांट्स में जो सेल डिवीजन हो रहा है वो सर्टेन जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं स्पेशली वहां पे ज्यादा होते हैं और बाकी हिस्सों में ये कम देखने को मिल सकते हैं कुछ केसेस में। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ग्रोथ के बारे में ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं सर, यहाँ पे एनिमल्स की भी बात कर ले रहे हैं लगे हाथ। ठीक है, तो एनिमल्स ग्रोथ अकर ओनली अप टू द सर्टेन एज, जो कि हम लोग बात कर ही चुके थे कि जो एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन एज तक ही क्या आके स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगी उसमें भी ग्रोथ होती है सेल डिवीजन होने के वजह से। बट बीइंग द यूनिसेलुलर द ऑर्गेनिज्म ग्रो इट डिवाइड्स इनटू द टू न्यू ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी यूनिसेलुलर की बात करते हैं, चाहे वो प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, तो उनमें क्या होती है सर? जो बॉडी होती है वो रैपिडली डिवाइड होती है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन जिसको कहते हो, है ना, एंड प्लांट्स में हम लोग पढ़े थे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़े थे, फिर फिजन पढ़े थे, है ना, बर्डिंग पढ़े थे हम लोग। तो वो उस प्रोसेस से क्या होती है, वहां पे यूनिसेलुलर जो होंगी वहां पे उनकी ग्रोथ देखने को मिलेंगी। लेकिन जितने भी हायर प्लांट्स होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे, उनकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है एक सर्टेन एज पे, है ना, मेच्योरिटी एज पे। ग्रोथ तो हमेशा होते रह रहा है प्लांट्स में भी, लेकिन जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो एक सर्टेन एज जब आता है प्लांट में, फ्लावरिंग बियरिंग होने लगता है, तभी जाके ये क्या होता है सर? इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी देखने को मिलता है। अब यहीं पे आपको नॉन लिविंग के बारे में भी दिया है, तो अभी हमको नॉन लिविंग के बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको बस प्लांट से प्रिफर करना था। अगला बात करते हैं लिविंग बींग्स की। अब लिविंग बींग्स को अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एनसीईआरटी की छोटी सी लाइन दी हुई थी आपके लिए। तो द ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ द एग्जिबिटिंग द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, consequence and the other life process and so the independent existence in nature। अब हम किसी भी वस्तु को, वस्तु ही कर लो, किसी भी ऑब्जेक्ट कर ले, कैसे हम बोल दें कि ये फला जो ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है? कैसे बोल देंगे? तो उनके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे। अब जैसे आपके सामने कोई दोस्त है ना, और उस दोस्त से आप 10 साल बाद या 2 साल बाद 5 साल बाद मिले तो तुरंत उसको देख के पहचान, अरे ये तो वही आदमी है, ये तो मेरा दोस्त है। कैसे पहचान लिए? उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसका मॉर्फोलॉजी देख के पहचान लिए, उसकी शरीर का जो स्ट्रक्चर है या फिर बात करने का तरीका है, उसको आप आंख बंद करके भी उसको पहचानना चाहे तो आप पहचान लोगे। यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख के आप क्या करो? उसको आइडेंटिफाई कर ले लो। और उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि उस ऑब्जेक्ट में क्या होंगी सर? ग्रोथ होंगी, रिप्रोडक्शन होंगे, कॉन्सिक्वेंस होंगे, है ना, उनकी अदर भी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटियां होंगी। तो ये जितना भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ही आते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए। अगला अपने पास टॉपिक आ जाता है सर रिप्रोडक्शन का, यानी कि प्रजनन का। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे प्लांट, एनिमल, माइक्रो की बात कर लें, सभी में क्या होता है सर? अपनी कुल को आगे बढ़ाने के लिए उनमें प्रजनन का प्रोसेस होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखने को मिलता है। और ये एक तरह का, ये जो रिप्रोडक्शन होता है एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना, एक तरह क्या होता है सर? बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें अपने ही जैसे सेम टू सेम एक और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कराने की प्रक्रिया की जाती है या फिर बात की जाती है, चाहे वो प्लांट में बात करें या फिर एनिमल में बात करें। अब प्लांट में बात करते हैं सर वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं सर बडिंग की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं सर फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं सर आपका ये सारे सारे एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड में भी हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें स्पोर, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, ये सारा प्रोसेस आपको वहां पे जो सेक्स ऑर्गन्स है प्लांट्स में वो हमको देखने को मिल जाते हैं।
ठीक है, जिसके बेसिस पे ये अपने ऑर्गेनिज्म को, अपने स्पीसीज को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल और सेक्सुअल देकर रखा हुआ है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या होगा, यहाँ पे केवल एक ऑर्गेनिज्म की इन्वॉल्वमेंट होगी, वही एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सेम एक और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कराएगा अपनी बॉडी के साथ, है ना। सिंगल ऑर्गेनिज्म है, उस सिंगल ऑर्गेनिज्म से क्या होगा, एक नई प्लांट बॉडी बनके तैयार हो जाएगी। वहीं हम सेक्सुअल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको दो प्लांट्स बॉडी की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। एक उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायोसियस और मोनोसियस का नाम दे सकते हैं, जहां पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना, या फिर कह लें सर मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल आपके जो भी सेक्स ऑर्गन है या फिर आप बोल दे सो जो भी प्लांट्स बॉडी है उनकी इन्वॉल्वमेंट होना आवश्यकता होती है। अब जैसे यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है, आपका जो मेल होता है उसको हम एंथ्रीडियम का नाम देने लगते हैं, है ना, और जो फीमेल होता है उसको हम आर्चिगोनिया का नाम देने लगते हैं। तो ये चीज आप प्लांट में ध्यान रखिएगा कि जब भी हम प्लांट की मेल बॉडी की बात करेंगे उसको एंथ्रीडियम कहते हैं, और प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं हम लोग, आर्चिगोनियम कहते हैं। और एंथ्रीडियम में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथर, जहां पे पॉलन ग्रेन बनके तैयार हो रहे हैं, गैमेट्स, और फिर आपके जो फीमेल आर्चिगोनिया होता है वहां पे आपके ओवरी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि वहां पे एग बन के तैयार होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमको ये सारा एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम की बात देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है सर, मेटाबॉलिक एक्टिविटियां होती हैं। अब इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से क्या होंगी सर, जो एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है, उनका फॉर्मेशन किया जाएगा, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी फॉर्मेशन किया जाएगा, है ना। फिर फूड का फॉर्मेशन किया जाएगा, फिर फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। कई सारे हार्मोन की सिक्रीशन की जाएंगी प्लांट्स में, हार्मोन की सिक्रीशन की जाएगी। अब कौन कौन सा हार्मोन होता है सर, GAA होता है, ठीक है, IAA होता है, तो ये एक्सिन होता है ना। तो कई सारे आपके हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, फूड को पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, है ना। उनमें अलग अलग एक्टिविटियां को परफॉर्म कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। हर हार्मोन जिस तरह एनिमल में सिक्रेट होते हैं सेम टू सेम आपके प्लांट्स में भी सिक्रेट होता है, लेकिन वहां पर नाम उनकी क्या होती है सर, चेंज होती है। तो ये जितने भी फॉर्मेशन हो रहे हैं वो सारे सारे क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, यानी कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है सर, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और आपको याद आ रहा होगा मेटाबॉलिज्म हम दो टाइप के आपको बताए थे, एक होता है सर एनाबॉलिज्म और एक होता है सर कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, ये एक तरह केमिकल रिएक्शन होता है और इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म होने में किसी भी टाइप का कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन वहीं पे हम कैटाबॉलिज्म की बात करने लगते हैं तो ये एक टाइप का ये भी केमिकल रिएक्शन होता है और बॉडी के अंदर ही होता है, लेकिन इस रिएक्शन को परफॉर्म कराने में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे बातें आप यहाँ से बात को समझ सकते हो, यहाँ से आप अपने कॉपी में नोट्स बना भी सकते हो। आगे हम बात करते हैं कि क्या ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। जितने भी, अब जाहिर सी बात है भैया नॉन लिविंग है, ये पेन है, तो क्या इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, क्या ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इसकी साइज बढ़ रही है, घट रही है, कुछ हो रहा है ऐसा नहीं। तो अगर हम बात करें कि जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उनमें क्या होता है, किसी भी टाइप का कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती है। ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलती है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे दी हुई हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेटाबॉलिक क्या होता है सर, रिएक्शंस होते हैं, और जो टेस्टी बेबीज होते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होते हैं, है ना, प्लांट्स में ब्रीडिंग कराई जाती है, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे आपके किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत इन्वॉल्व हो जाते हैं। आगे बात करते हैं सर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो जितनी भी ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है सर, सेल से मिलकर बनी होती है। अब ये अलग बात है कि उनकी बॉडी में एक सेल है कि एक से अधिक सेल है, ठीक है, वो बात बाद में प्रेफर करता है, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे प्लांट की बात करें, चाहे हम एनिमल की बात करें या फिर माइक्रो की बात करें, उनकी बॉडी की जो बॉडी बिल्डिंग होती है वो सेल के माध्यम से ही होती है।
ठीक है, तो इसको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। अब ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है ये यूनिसेलुलर हो सकता है ये मल्टीसेलुलर हो। उनकी बॉडी में अगर एक सेल है तो यूनिसेलुलर, और एक से अधिक सेल है यानी कि मल्टीसेलुलर। तो प्लांट में बात करते हैं तो एल्गी की जो ऑलमोस्ट मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर के अंतर्गत आते थे, लेकिन जैसे हम ब्रायोमेंटर करते थे, आपको ऑलरेडी बताया है, वो कैसे हो जाते थे सर, मल्टीसेलुलर में इंक्लूड हो जाते थे। फिर टेइडो, जिम्नो, एनजीओ तक तो सब मल्टीसेलुलर वाले ही ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं। और जैसे ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होने लगते हैं तो अलग अलग टाइप के टिश्यूज यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई सारे सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज देखो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि सबसे पहले सर क्या है, सर सेल है। सबसे पहले सेल है, यानी कि एक सेल ही मिलकर काम कर रहा है, सारी एक्टिविटियां कर रहा है, उसको यूनिसेलुलर कह लिए। लेकिन कई सारे सेल मिलके अगर एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, टिश्यू कहने लगते हैं। और ये जो टिश्यू होता है अपने आप पे एक वो अपने आप में एक बड़ा सा काम रोल प्ले करता है कि हर टिश्यू का अलग अलग काम सेपरेट हो जाता है। जैसे कि जाइलम का अलग काम हो जाता है, फ्लोएम का अलग काम होने लगता है। जाइलम को आपको याद दिलाए थे, जाइलम ज से जाइलम और ज से जल, याद आ रहा है। फिर हम फ्लोएम की बात किए थे सर, फ्लोएम से फ से फ्लोएम और फ से फूड, ठीक है। तो इस तरह आप नाम याद कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये सेल मिलकर टिश्यूज बन गए, और हर टिश्यू का अलग अलग काम यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। अब जैसे मीजोफिल्स टिश्यूज की बात करें तो उनकी काम ये है कि भैया तुम केवल फोटोसिंथेसिस का काम कराओगे, है ना। तो हर जगह अलग अलग उनके काम क्या कर दिया गया सर, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो सेल पहले बस सेल ही काम कर रहा था, लेकिन नहीं, सेल कई सारे सेल मिलकर टिश्यूज बन गए हैं। अब वो टिश्यूज मिलकर ये सारा काम को रेगुलेट कर रहा है। अब कई सारे टिश्यूज मिलकर क्या बना लेते हैं सर, ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है ऑर्गन बन जाते हैं, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। अब ये ऑर्गन सिस्टम क्या हो सकते हैं सर, ऑर्गन सिस्टम क्या हो सकते हैं। अब जैसे हम कंप्लीट एक क्या बात कर लें सर, लीफ मीजोफिल सेल्स की बात कर लें, है ना। पूरा कंप्लीट हम एक वेस्कुलर सिस्टम की बात कर लें, कंप्लीट हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लें, तो ये सारा चीज जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम में इंक्लूड हो जाते हैं। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक पैनल पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसको हम कहने लगते हैं सर ऑर्गेनिज्म, है ना। उसको हम ऑर्गेनिज्म कहने लगते हैं, चाहे वो हम प्लांट की बात करें या फिर हम इवन एनिमल्स की बात करें। तो दोनों में एक ही प्रोसेस होता है, लेकिन वही बात वहीं पे आती है कि सर जो सबसे प्रिमिटिव टाइप के मेंबर्स होते हैं या सबसे प्रिमिटिव टाइप के ग्रुप्स होते हैं, वो सबसे पहले सेलुलर लेवल की बात उनकी की जाती है, फिर वहां से टिश्यू, फिर वहां से ऑर्गन, फिर वहां से ऑर्गन सिस्टम, फिर वहां से ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म कई सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ मिल जाते हैं, तो आपको याद आ रहा होगा हम बताए थे उसको हम क्या करने लगते हैं सर, पॉपुलेशन का नाम दे देते हैं, है ना। अब ये पॉपुलेशन प्लांट्स का भी हो सकता है, एनिमल्स के भी हो सकते हैं। कई सारे पॉपुलेशन अगर ग्रुप बना के एक जगह रहने लग रहे हैं तो उसको हम कम्युनिटी कहने लगते हैं। उसको क्या करना लगता है हम लोग, कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कम्युनिटी बना होता है, वहां पे अलग अलग ग्रुप्स एक साथ मिलेंगे और फिर क्या बनेंगे सर, कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो जाता है। और कई सारे कम्युनिटी जब एक साथ मिल जाते हैं भैया, तो फिर ये क्या होता है, एक कंप्लीट बायोस्फीयर का फॉर्मेशन हो जाता है। एक कंप्लीट बायोस्फीयर का फॉर्मेशन हो जाता है जहां पे हम लोग रहते हैं। अब वो बायोस्फीयर, या फिर हम एनिमल्स की बात करें, बायोस्फीयर कंप्लीट एनिमल्स और प्लांट सबकी हम यहाँ पे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सीक्वेंस होता है, ये रैपिडली सीक्वेंस होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ ज्यादा नोट करने वाली बातें नहीं थी आपके लिए। ठीक है, अब चेतना की बात करते हैं, सेंसिटिव पावर्स की बात करते हैं, तो वही टच मी नॉट की बात कर लें, फोटोट्रॉपिज्म की बात कर लें प्लांट में, हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात कर लें, जियोट्रॉपिज्म की बात कर लें, है ना। ये सारे जितने भी कैरेक्टर हैं ये सारे के सारे सेंसिटिव के अंतर्गत या फिर कह लें चेतना के अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं प्लांट्स। यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो सर, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, ये सनलाइट की तरफ, सन लाइट की तरफ ये क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। फिर हम बात कर लें सर हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो
ट्रॉपिज्म, नाम से क्लियर सर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है सर, वाटर। तो ये जिधर वाटर होगा उधर क्या करेंगे, वाटर के फेवर में ये क्या करने लगेंगे सर, मूव करने लगेंगे। वहीं पे हम बात करें सर जियोट्रॉपिज्म की, जियोट्रॉपिज्म की बात करते हैं तो नाम से क्लियर है भैया, ये ग्रेविटी के प्रोसेस में होगा। तो जिधर ग्रेविटी ज्यादा होगी, जिधर ग्रेविटी ज्यादा होगी उधर ये क्या करेंगे सर, मूव करने लगेंगे। वहीं पे हम बात करें सर टच मी नॉट प्लांट की, टच मी नॉट प्लांट की, टच मी नॉट प्लांट की। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप कोई प्रीडेटर आता है, आप आते हो, तो ये क्या करता है, तुरंत अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है। तो ये प्रोसेस आपका टच मी नॉट, तो ये जितना भी कैरेक्टर आपको दिख रहा है ये सारे के सारे आपके सेंसिटिव पावर्स क्यों होते हैं, और ये किस पे बात कर रहे हैं हम लोग, प्लांट्स के अंतर्गत इसको बात कर रहे हैं हम लोग हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक की बात आपको और भी क्लियर हो गई होंगी। सर ये एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में भी ये कैरेक्टर हमको देखने को मिल जाता है। ये सारे यहाँ पे बातें हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा, कुछ यहाँ पे और डिटेल वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे हम लोग जितना भी था कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ से देख लिए, समझ लिए, सारे बातों को पढ़ लिए। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी दिया हुआ है, तो बायोडाइवर्सिटी हम देख लेते हैं सर, जैव विविधता। यहाँ पे एक टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक इंक्लूड हो गया हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे दिया, हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। क्या दिया है सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द प्रेजेंट ऑन द अर्थ कंसीडर्ड हैज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, वही बात की है सर, अभी हम वही बात की, कई सारे कम्युनिटी जब एक साथ अर्थ पे रहने लगते हैं उसको हम बायोस्फीयर या फिर बायोडाइवर्सिटी का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें इस कम्युनिटी में क्या है सर, प्लांट भी हैं, एनिमल भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, ये सारे के सारे एक जगह उपस्थित हो गए हैं। जब एक जगह उपस्थित हो गए हैं तो इसको हम क्या बोलने लगते हैं, इसको हम बायोडाइवर्सिटी का नाम दे देते हैं। और हमारे अर्थ पे ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारे अर्थ पे कितने हो सर, अगर बात करें तो 1.7 मिलियन अप्रॉक्स हमारे अर्थ पे स्पीसीज अभी प्रेजेंट, क्लासिफाई कर चुका गया है ना, उनका वर्गीकरण कर चुका गया है 1.7 मिलियन स्पीसीज का, जिसमें से आपके 1.2 मिलियन जो इस एनिमल के स्पीसीज हैं वो एनिमल के हैं, और बचे कुछ 0.5 मिलियन जो स्पीसीज हैं वो किसके हैं, प्लांट के हैं। तो हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे अर्थ पे अपने बायोडाइवर्सिटीज में कितने प्लांट के स्पीसीज हैं। तो सर 0.5 मिलियन प्लांट की स्पीसीज हमारे अर्थ पे अभी तक क्लासिफाई किए जा चुके हैं। और वहीं पे हम एनिमल्स की बात करने लगते हैं तो वहां पे 1.2 मिलियन स्पीसीज किसके, एनिमल्स के आइडेंटिफाई कर चुका गया है, या फिर क्या क्लासिफाई कर चुका गया है। तो ये जो डाटा है ना, ये फैक्ट डाटा है, ये आपके कॉपी में इसको नोट कीजिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव देने जाओ तो वहां पे आपको पूछा जा मिलता है, या फिर आप वाइवा में चले जाओ, एग्जामिनर आप कुछ नहीं बताओगे तो ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है, भैया बता दो कि हमारे अर्थ पे कितने स्पीसीज हैं, तो आप बताओगे सर 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं। प्लांट के कितने हैं तो 0.5 मिलियन स्पीसीज हैं। एनिमल के कितने हैं तो 1.2 मिलियन स्पीसीज हैं। तो ये सारे चीज आप वहां पे कॉन्सेप्ट आप वहां पे एग्जामिनर को बता सकते हो, ऑब्जेक्टिव में करा सकते हो। तो बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे डिफिनेशन दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स जो हमारे अर्थ पे उपस्थित हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अच्छा, अब आता है भैया क्लासिफिकेशन। अब यहाँ से अपना जो मेन टॉपिक है क्लास अपने यूनिट्स का वो स्टार्ट होता है। यहाँ तक हम लोग इसकी बेसिक बात कर रहे थे, इंट्रो बात कर रहे थे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है इसके अंदर। तो अगर हम एक रफली बात कर लें कि देखो अभी हम बायोडाइवर्सिटी पढ़े हैं, इस बायोडाइवर्सिटी में हम ये देखे हैं कि हमारे अर्थ पे कितने स्पीसीज हैं, तो 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं, है ना। अब सोच के देखो 1.7 मिलियन स्पीसीज अभी तक क्लासिफाई कर चुका गया है, डिस्कवर कर चुका गया है। तो क्या बताओ एक पर्टिकुलर आदमी का को 1.7 मिलियन स्पीसीज का नाम याद करके रखना या उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को ध्यान में रखना पॉसिबल है, हाँ या ना। अभी आप दो लोग से मिल जाओ और 5 साल बाद मिलो तो कुछ बातें याद रहेंगी, कुछ बातें भूल जाओगे, लेकिन पूरा एग्जैक्ट वे में आप उनको बारे में नहीं बता सकता। हाँ, अगर आप उनके साथ बचपन से रह रहे हो वो अलग रेयर केस हो जाता है, लेकिन हम सोच के देखो 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं, अगर उनको एक बार हम स्टडी करने को बैठ जाएं तो क्या पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है। फिर हम चलो
बोले ठीक है हम पूरी स्पीसीज की स्टडी नहीं कर रहे हैं, बस प्लांट एनिमल की बात कर लेते हैं। आप बोलोगे सर हम प्लांट पे स्टूडेंट होता है, इंटरेस्ट ज्यादा होता है, हम प्लांट की स्पीसीज की स्टडी करेंगे। तो सोच के देखो 0.5 मिलियन स्पीसीज केवल प्लांट के हैं। तो क्या 0.5 स्पीसीज मिलियन स्पीसीज को स्टडी करना पॉसिबल है? नहीं है। तो उनको क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे ग्रुप में उसको क्लासिफाई कर देते हैं, ग्रुप में उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आप ध्यान याद आ रहा होगा, हम लोग प्लांट में जब बात करते थे तो एल्गी हम लोग सबसे पहले बात किए थे, फिर हम लोग बात किए थे सर ब्रायो बात किए थे, ब्रायोफाइट्स बात किए थे, फिर हम लोग बात किए थे किसकी, टेइडोफाइट्स की बात किए थे, है ना, टेइडोफाइट्स की बात किए थे। फिर हम किसकी बात किए थे सर, जिम्नोस्पर्म की बात किए थे, जिम्नोस्पर्म की बात किए थे। और इस सेमेस्टर में हम लोग पढ़ रहे थे सर एंजियोस्पर्म, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हम कितने कैरेक्टर में डिवाइड, कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिए सर, 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। और स्पीसीज कितने हैं सर, 0.5 मिलियन स्पीसीज है। तभी भी तो अभी भी अपना पास स्पीसीज ज्यादा हैं, लेकिन हाँ अब जितने भी कैरेक्टर हमको दिखेगा वो हम एल्गी के अंदर डाल देंगे, जो कैरेक्टर हम ब्रायो की पढ़ रहे थे उसके अंदर डाल देंगे। तो जो हम कैरेक्टर देख के पहचान लेंगे, है ना, उनकी लक्षण देख के पहचान लेंगे भैया कि ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा, क्या एल्गी से बिलोंग कर रहा होगा या फिर एंजियोस्पर्म से बिलोंग कर रहा होगा। हर जो किंगडम है इनकी अलग अलग क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान में होगा, है ना। तो उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं उनकी हम स्टडी एक साथ कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके उसको हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अलग अलग कैटेगरी में क्या करते हैं सर, डिवाइड कर देते हैं, और फिर यहाँ से हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है। नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज आर प्रेजेंट, है ना, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं इसकी स्पीसीज की स्टडी करने के लिए। डाइवर्सिटी इन द फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी करने के लिए पॉसिबिलिटी बनाई जाएगी। स्टडी ऑफ द रैंक्स ऑफ कैटेगरीज, अलग अलग रैंक्स और अलग अलग कैटेगरीज बनाने की बात की जाएगी, और अलग अलग क्लासिफिकेशन के साथ इसको हम बात करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आपको कंप्लीट हो गई होंगी। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक था, यहाँ से हम लोग कल की क्लास में, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो आई थिंक यहाँ तक की जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, और ये जब PDF आपको बैच में मिल जाएंगी तो अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।